नमस्कार साथियों, डेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत दिनों के अंतराल के बाद आपको इस टॉपिक से जोड़ रहा हूं, हिंदी वर्णमाला और उससे संबंधित जो बातें हमने की थी पिछली, उन्हें रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे थे पिछली बार, मैंने आपसे कहा था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें भेजिएगा, तो उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब भी वो प्रॉमिस वैसे ही है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम कंटिन्यू आगे वीडियो बनाएंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और एमसीक्यू सीरीज़ भी कराने की कोशिश करेंगे। तो आज पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जो हिंदी वाला विषय है उसमें खंड अ और खंड ब दिए हैं। तो खंड अ में जो पहला टॉपिक है उसका नाम लिखा है हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला में भी मैंने आपसे कहा था कि ये 3 टॉपिक दिए गए हैं: स्वर व्यंजन अयोगवाह, वर्ण अक्षर शब्द पद वाक्य और वर्तनी वर्तनी का मानकीकरण और वर्तनी विश्लेषण। इसमें से पिछली बार हमने कहा था कि ये ख को लेकर के हम शुरू करेंगे काम, और इस ख को शुरू भी हमने किया था। तो जो शुरू किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था ये कि भाषा तथा उसकी इकाइयाँ क्या होती हैं। हमने यहाँ ध्वनि से लेकर के वर्ण, शब्द, पद, और उसके बाद उससे पहले अक्षर, वर्ण के बाद अक्षर और अक्षर के बाद हमने शब्द और शब्द के बाद पद और फिर पदबंध, उपवाक्य और वाक्य तक की बातें की थी। और वर्णमाला को हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है। किसी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये भी कहा था। और हिंदी वर्णमाला जो होती है उसमें 52 अक्षर होते हैं, ये हमने कहा था। और इसमें ये स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसे हमने समझने की कोशिश की थी। और तब हमने पढ़ा था कि स्वर और स्वरों के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं। और उत्पत्ति के आधार से लेकर के यहाँ हमने घोषत्व के आधार तक लगभग 8 आधारों पर, उत्पत्ति जिह्वा के आधार पर, ओष्ठाकृति, मुखाकृति, नासिका और उच्चारण स्थान, सांस की मात्रा और घोषत्व के आधार पर हमने इन्हें समझने की कोशिश की थी। उसमें से हमने मूल स्वर, व्युत्पन्न स्वर को समझा था। हमने जिह्वा स्पर्श के आधार पर अग्र, पश्च, मध्य को समझने की कोशिश की थी। और उससे आगे अगर हम देखें, इसी सीरीज को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएं, तो हमने केवल अभी ये मूल स्वर, व्युत्पन्न स्वर और अयोगवाह स्वर को समझा था। उसमें क्या, मूल स्वर में हमने ये कहा था कि ये 4 होते हैं। और सजातीय स्वर, मतलब जब व्युत्पन्न में जाते हैं तो सजातीय और विजातीय होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। और संयुक्त में ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। और बाकी 2 अंग अह जो होते हैं ये अयोगवाह होते हैं। कुल मिलाकर के 4, 7, 2 को हमने ये 13 में ऐसे समझा था। आज इसी स्वर की ही प्रक्रिया को आगे रखते हुए हम बढ़ाते हैं आगे, और जिह्वा के स्पर्श के आधार पर स्वर जो होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक तो लिखा है यहाँ मध्य, और मध्य को पहले लिख दिया गया। इसमें समझने का तो कुछ नहीं है। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिह्वा के स्पर्श के आधार पर, जिह्वा मुख के जिस भाग को छुएगी उसे हम कहेंगे मध्य, अग्र और पश्च। अगले हिस्से को जीभ छुएगी तो अग्र, पिछले को छुएगी तो पश्च, और बीच वाले को छुएगी तो मध्य कहेंगे। तो जिह्वा जब मध्य भाग को छूती है, ऐसा जिह्वा जब मुख के मध्य भाग को स्पर्श करती है, के मध्य भाग को, ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। और वहां आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें लिखना तो है नहीं, इसलिए केवल जानना जरूरी है, को स्पर्श करती है। पर आप शॉर्टकट में इसका नोट्स जरूर बना लें, और इतना समय अभी आपके पास है कि आप नोट्स बना सकते हैं। वैसे भी एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने के काम आएंगे। तो ऐसा एक ही वर्णमाला में स्वर है जिसे हम अ कहते हैं। अ मध्य स्वर है, बीचों बीच में आता है। जो वर्णमाला में शुरू में है वो बीच में आता है, ऐसा याद रखना होगा। पश्च स्वर की बात करेंगे तो अब जिह्वा जब पीछे के भाग को छूती है, जैसे आ करेंगे तो ये पीछे की ओर जाता है। ऊ करेंगे, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ये अंग्रेजी का आ है। जैसे कॉल और कॉलेज में हम प्रयोग करते हैं, ये कॉल और ये कॉलेज या नॉलेज या डॉक्टर, जो भी आप कहें, इसमें जो ये लगता है ये अंग्रेजी से आया हुआ एक उच्चारण है।
तो ये भी पश्च स्वर का उदाहरण है, और पश्च का मतलब है पीछे के भाग को जब स्पर्श करती है जिह्वा। अच्छा, ये याद करने में कैसे याद करेंगे, कठिनाई तो इस बात की है, ये लिखना और ये तो एक बात है ही है। ये तो देखें इसे, जब आप ये अग्र को भी देख लें तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए दोनों ई और दोनों ए आई, यानी छोटी ई बड़ी ई, ए और आई, ये अग्र भाग से उच्चारित होते हैं। याद कैसे रखेंगे, केवल दो याद रखने हैं। एक, ये अ मध्य स्वर है, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है जिह्वा के स्पर्श के आधार पर। दूसरा, अ की आकृति जिनमें बनती है, जैसे ये आ में ये बनता है, ये थ्री टाइप का जिसमें भी बनेगा वो सब पश्च स्वर होते हैं। और इसको कैसे याद रखेंगे, पीछे को जीभ को फोल्ड होना पड़ता है, तो तीन की एक आकृति बनती है, वैसे याद रखेंगे। किस किस में, आ में भी होता है, ऊ में भी, बड़ा ऊ में भी, ओ में भी, औ में भी और आ में भी। और अगर आपको ये याद रहा, जहां जीभ को फोल्ड लेना पड़ता है तीन की तरह से, वो सब पश्च स्वर होते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। और मध्य तो अ होता ही है, आपको याद है। जो बचा बड़ी ई और छोटी ई और ए और आई, ये क्या है, ये अग्र स्वर हैं, आगे से बोले जाने वाले स्वर हैं, याद रहेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ें। एक है ओष्ठ की आकृति। ओष्ठ मतलब होंठों की आकृति। होंठ या तो गोल बनाते हैं जिसको हम वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं, और या सर्कल नहीं बनाते हैं। होंठों की आकृति दो ही तरह की होती है। जब ये सर्कल बनाते हैं तो उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं, यानी जब जब होंठ होंठ वृत्त का निर्माण करते हैं, वृत्त का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं ये, अच्छा क्षमा करें, ये अवृत्त मुखी में मैंने लिख दिया, ये यहां है। ये यहां है वृत्तमुखी में, ठीक है। जब वृत्त बनता है, सरल सा तो मैंने आपको इसका अर्थ बता ही दिया है, जब वृत्त का निर्माण होता है। और जब व्रत नहीं बनता है, व्रत नहीं बनता है, तो जब व्रत नहीं बनता है तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि इसमें क्या क्या है। जब व्रत नहीं बनता है, ओ आ ई ए आई, यहां देखिए है तो सब क्रम से, केवल ऊ वाला छूट गया। ऊ अवृत्त मुखी नहीं है, इसमें वृत्त बनता है। जैसे उच्चारण करके देखेंगे, ऊ और ऊ, तो होंठ का आकार गोल हो जाता है और उसी को हम व्रत कहते हैं। तो एक तो ऊ को छोड़ दें, ऊ और ओ औ, ये चार ऐसे हैं जो होंठ को गोल बनाते हैं। जैसे करके देखेंगे तो ये चार ही हैं केवल। अब देखिए प्रश्न कैसे आ रहे हैं, वहां वहां पर संख्यात्मक प्रश्न भी आ सकता है कि कितने स्वर वृत्तमुखी होते हैं, तो हम कहेंगे चार, और ये 6, तो कुल मिलाकर के ये 10 के बारे में इन्होंने लिखा है। तो अ आ छोटी बड़ी ई ए आई, ये क्या होते हैं, करके देखेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में भी पता लग जाएगा। ये एग्जाम हॉल में भी आप करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अ में इस तरह से होंठ खुल जाते हैं, गोल नहीं बनता। और आम में ऐसा ही होता है, आ करेंगे तो ये ऐसे तिरछा फैलता है, और ई भी करेंगे तो ई में भी होंठ ऊपर की ओर उठते हैं, और ऊपर नीचे वाला ऊपर की ओर उठता है, तो वो गोल आकृति नहीं बनती है। इस तरह से कुल मिलाकर के ये वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी दोनों होते हैं। तो व्रत कहेंगे तो आपको केवल व्रत बना करके याद रखना है। व्रत ऊ में बनता है, तो ऊ, बड़ा ऊ भी, और उनके जैसे ये ओ और औ भी, ऐसे आपको याद रहेगा। याद करने का ये तरीका हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा, अब आपको ओष्ठ की आकृति तो ये पता चली, और ओष्ठ की आकृति कैसे हो सकती है, ये व्रत बना सकते हैं और यह व्रत नहीं बना सकते हैं। इसी आधार पर इनके नाम हैं व्रतमुखी तथा अव्रतमुखी, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए
जब हम मुख की आकृति की बात करते हैं, ये मुंह हमारा कितना खुलता है, कितना बंद रहता है, इस आधार पर ये चार नामों से जाने जाते हैं। जब मुंह लगभग बंद रहता है, वैसे तो आवाज निकालने के लिए ये खुलता ही है, चाहे बहुत कम खुले, और जब बंद रहता है उसे संवृत्त कहते हैं। संवृत्त मतलब ढका हुआ, ठीक है। और अर्ध संवृत्त मतलब आधा ढका हुआ, आधा क्लोज, इसको हाफ क्लोज कहते हैं। और फिर आधा खुला हुआ उसे कहते हैं हाफ ओपन, और जो पूरा खुला हुआ होता है उसे कहते हैं विवृत यानी ओपन। तो कितने हुए? क्लोज, हाफ क्लोज, हाफ ओपन और ओपन, ठीक है। किसमें क्या होता है देखें, ई और ऊ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें लगभग क्लोज रहता है, सबसे कम खुला हुआ मुंह बड़ी ई और बड़ा ऊ में रहता है। ई ऊ करेंगे तो कम खुलेगा, और अब इन्हीं का अगर छोटा रूप बोलेंगे तो मुंह खोलना पड़ेगा। ई करेंगे तो ये खोलना पड़ेगा, थोड़ा खुलेगा लेकिन ज्यादा नहीं खुलेगा। ई ऊ, तो ऐसे। अब याद कैसे करेंगे वो भी बताता हूं। अर्ध विवृत में क्या होता है? अ ए ओ। देखिए ये अर्ध विवृत है, मतलब हाफ ओपन है। इन्हीं के जब एक एक बड़े हो जाएंगे, जैसे अ का बड़ा आ, ए का बड़ा ऐ, ओ का बड़ा औ, तो ये क्या हो जाएंगे? ओपन। तो अब यह आपको याद रखने का तरीका क्या हो गया? अर्ध विवृत और विवृत को अ ए ओ ऐसे याद करेंगे। अच्छा, ये ई और ऊ तो आपस में इधर ही बट गए। छोटी ई या बड़ी ई, जहां से भी आप शुरू करना चाहें, छोटी ई शुरू करेंगे तो उसके साथ छोटा ऊ आएगा, और बड़ी ई शुरू करेंगे तो उसके साथ बड़ा ऊ आएगा। और अगर आप याद रखने का तरीका समझना चाहते हैं तो आपको क्या याद करना पड़ेगा? ये बड़ी ई और बड़ा ऊ याद करना पड़ेगा, यहीं से शुरू होगा। और ये कहां से शुरू हो रहा है? लगभग क्लोज से। क्लोज मतलब जिसमें सबसे कम खुलता है, फिर थोड़ा ज्यादा खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध संवृत कहते हैं। समृत, अर्ध समृत और अर्ध विवृत और विवृत कैसे याद रखेंगे? बड़ी ई बड़ा ऊ, छोटी ई छोटा ऊ, और फिर अ ए ओ, और फिर आ औ, और आ ऐ और औ, ठीक है। ऐसे ये याद रखने के तरीके हो जाएंगे। अब क्या हुआ, पता क्या चला हमें? हमें पता चला कि मुख के खुलने के आधार पर वर्णों को, स्वरों को हम चार प्रकार से बांटते हैं। तो एक तो ये संख्यात्मक इंपॉर्टेंस हो जाएगी, ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। संख्या आपको ध्यान रखनी है, और संख्या में कंफ्यूजन हो सकता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जैसे मुखाकृति के आधार पर, जैसे एक तरफ हो मुखाकृति के आधार पर, ऐसा अगर कठिन प्रश्न बने तो ये बन सकता है। चार स्वरों के प्रकार, विशेषता एक तरफ लिख दे और एक तरफ स्वरों के प्रकार लिख दे। और ओष्ठाकृति के आधार पर, जो अभी हमने इससे पहले किया, ओष्ठाकृति देखें, ये जो किया ना, ये अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अब यहां पर प्रश्न क्या बनेगा? ओष्ठाकृति के आधार पर और डैश करके ये दो, और फिर कहेगा कौन सुमेलित नहीं है, ऐसा। और या इसी को ऊपर नीचे बना देगा तो कहेगा कि सही जोड़ा क्या होगा? निम्न कोड से मिलाइए। जहां आपको ध्यान है, ऐसे ए बी सी डी बना रहता है, और यहाँ भी ए बी सी और डी बना रहता है। यहाँ 1 2 3 4 लिखा रहता है। अगर आपको इस तरह के प्रश्नों को करने में उलझन होती है तो आगे हमारी एमसीक्यू सीरीज को देखिएगा, वहां हम आपको ये बताएंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे कठिन प्रश्नों की अपेक्षा इन प्रश्नों को करना सरल होता है, ये भी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए हमने क्या समझा, मुख की आकृति के आधार पर समृत यानी ढका हुआ यानी क्लोज्ड, और हाफ क्लोज्ड, हाफ ओपन और ओपन में बटा हुआ है। तब मैंने आपसे कहा याद करने का तरीका क्या है? बड़ी ई बड़ा ऊ, यहाँ याद करेंगे तो फिर अगले में छोटी ई छोटा ऊ हो जाएगा, और फिर आगे याद करेंगे तो अ ए और ओ हो जाएंगे। इन्हीं को बड़ा करेंगे
तो ये ओपन वाले हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग हिंदी से संबंधित हैं और हिंदी को पढ़ते आ रहे हैं। आपका विषय अलग अलग स्तर पर रहा है और कई आप में से लोग पढ़ाते भी हैं, तो अलग अलग स्तर पर जो जैसे भी रहे हैं, पर हम इसको बेसिक से लेकर के एडवांस तक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। देखें, नासिका से वायु उत्सर्जन के आधार पर केवल दो प्रकार के होते हैं, या तो नाक से हवा निकलती है या नहीं निकलती है। और जब नाक से हवा निकलती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं, या आप जानते ही हैं, और इसका चिन्ह ऐसा होता है जिसे हम अर्धचंद्राकार या अनुनासिक कहते हैं। अर्धचंद्राकार के साथ लिखे जाने वाले जितने भी होते हैं उन सबको, जैसे आंख, चांद, झांसी, कुआं, ये जितने भी शब्द हैं, ये यहाँ पर दरअसल ये आ के लिए लग रहे हैं, ये आ के साथ ही प्रयोग हो रहा है। जैसे आंख में भी, चांद में भी, झांसी में भी, कुआं में भी, ये सब में आ के साथ प्रयोग हो रहा है। अब उसके अलावा आप देखते हैं, जैसे अ से लेकर के क, ख, ग या ई, उ, ये जितने भी होते हैं ये सब निरानुनासिक होते हैं, जिसमें नासिका से वायु नहीं निकलती है। इसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि निरानुनासिक को मौखिक स्वर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक मौखिक वर्ण का उदाहरण है ये, या उदाहरण नहीं है, पूछेगा मौखिक वर्ण का उदाहरण नहीं है, तो उसमें एक ये भी दिया गया होगा, आंख। तो आंख ऐसा होगा जो ये अनुनासिक होगा, तो हमें अनुनासिक और निरानुनासिक में से एक को मौखिक नाम से जानना पड़ेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि वो अगर सरल प्रश्न पूछना चाहे तो निरानुनासिक और ब्रैकेट में मौखिक पूछ दे। तो आपको एक बात याद रखनी है कि निरानुनासिक वर्णों को ही हम मौखिक वर्ण भी कहते हैं। इसका कोई एग्जैक्ट मतलब कोई एक ऐसा नहीं है, केवल इसके लिए हम अनुनासिक को समझ लें। अनुनासिक जहां लगेगा वो मौखिक नहीं रहेगा, यानी मुख से जब हवा निकलती है वो नहीं रहेगा। निरानुनासिक इसको कहते ही इसलिए हैं कि इसमें केवल मुख से हवा निकलती है। ठीक, आगे देखिए। चलिए, आपने बहुत अच्छा ये भी समझ लिया। अब उच्चारण के आधार पर कहेंगे तो कंठ से बोले जाने वाले, तालु से बोले जाने वाले और ओष्ठ से बोले जाने वाले, केवल ये तीन प्रकार के हैं। और अब आप कहेंगे, एक सवाल आपके दिमाग में हो सकता है, दो आपने यहाँ लिखे, दो यहाँ लिखे, दो यहाँ लिखे, तो कुल मिलाकर के तो ये 6 ही हमने लिखे, बाकी स्वर कहाँ चले गए? हमने तो 13 पढ़े थे और 13 में से 10 के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। ये जो बाकी के स्वर थे वो कहाँ हैं, इसका भी उत्तर मिलेगा आपको। उच्चारण जब गले से होता है तो उसे हम कंठ स्वर कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं कंठ स्वर? अ और आ। बस ये याद रखेंगे तो बाकी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ई और ई तालु से, उ और उ ओष्ठ से। तो इसी क्रम में तो होते हैं ये, अ आ ई उ बस। और कंठ तालु ओष्ठ, हाँ यहाँ और चीजें रह गई। कंठ तालु ओष्ठ नहीं आता है सीधे, हमने तो ऐसा पढ़ा था, कंठ तालु मूर्धा ऐसे होता है, और फिर दंत और फिर ओष्ठ होता है। तो अब आपको क्या करना, वहां अगर आपको ऐसे याद है कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ होते हैं, तो स्वरों को बांटने के लिए एक, अगर कंठ को एक कहें, तालु को 2 कहें, और फिर मूर्धा को 3 कहें। हालांकि एक वर्त्स्य भी होता है, अभी वो यूजीसी नेट में एक बार पूछा है, और वर्त्स्य आप जानते भी हैं, आगे उसका जिक्र भी आएगा, हम करेंगे अभी वर्णमाला में उच्चारण स्थान पर जब बात आएगी तब करेंगे। तो ये जो तालु है उसको 2 माना हमने, मूर्धा को 3 माना, और दंत को 4 माना, ओष्ठ को 5 माना। तो हम जब स्वरों के उच्चारण की बात करते हैं तो 1 2 5 की बात होती है केवल। ये 1 2 5 समझ में आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 1 2 5 में ही स्वरों का उच्चारण होता है। तो 1 2 5 कहेंगे, या 125 ऐसे भी कह सकते हैं इसे। और 125 का मतलब हुआ, यहाँ ओ आ हो गया, यहाँ ई हो गया, यहाँ उ हो गया, बस इतना ही याद रखना है। तो ओ ई उ 125 ऐसे याद रख लेंगे। इससे फायदा क्या होगा वो समझें जरा। देखिए, इसे समझने में हम ये कह रहे हैं कि उच्चारण
अ और आ दोनों कंठ से बोले जाएंगे, तालु से ई और ई बोले जाएंगे, उ और उ बोले जाएंगे किससे, ओष्ठ से। अब विषय ये है कि आई किससे बोला जाएगा, ये इसका उच्चारण कैसे होगा, यही आपको याद रखना है। अब आई से पहले ए भी होता है और इसके बाद ओ भी होता है और इसके बाद औ भी होता है। तो आपको ये जानना होगा कि इनका निर्माण किससे हुआ है। जब आप ये निर्माण को समझ लेंगे तो एग्जाम हॉल में भी आप निकाल लेंगे। हमने पीछे संयुक्त दीर्घ स्वरों में ये पढ़ा था, औ के साथ ई को मिलाने से ए बनता है और अ का उच्चारण, देखिए ये भी पढ़ा था ना आपने कि इन सब के आगे से अ लगता है, ये भी पढ़ा था। ये देखिए मैं आपको ये रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो ये अ लगता है सबके आगे से, इसका मतलब है कि इन सब वर्णों के उच्चारण में कंठ का प्रयोग होता है, क्योंकि ये सब अ से बने हुए हैं। अब देखिएगा आपको क्या कहना है कि ये कंठ के साथ क्या मिलने से बनेगा, अभी उत्तर निकलेगा आपका। कंठ और ई कहां से होता है, ई होता है तालु से। तब आप कहेंगे कि ऐ कैसा स्वर है, ए कैसा स्वर है जो कंठ और तालु से बोला जाता है। अब देखें जब ऐ ऐसा है, ए ऐसा है, तो ऐ कैसा होगा, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, ए को मिलाया जाता है और ए तो ऑलरेडी कंठ तालु है। अब देखें कंठ तालु मतलब अ जो है वो कंठ से बोला ही जा रहा है ये, और ये कंठ तालु से बोला जा रहा है, तो इसका भी उत्तर क्या हुआ, ये भी कंठ तालु से बोला जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको। कंठ तालु से ए और ऐ दोनों बोले जाएंगे, क्योंकि अ का उच्चारण कंठ से होता है और ई का उच्चारण तालु से होता है। आगे देखें, अब अ के साथ क्या मिलाएं, ऊ मिलाना पड़ेगा, और अ के साथ ऊ मिलाने से ओ बनेगा। तो ऊ कहाँ होता है, ओष्ठ में होता है। तो कंठ के साथ ओष्ठ मिलाएंगे तो ये देखिए ये कौन सी संधि होती है, कंठोष्ठ में, कंठोष्ठ में वृद्धि संधि होती है, आगे इसका जिक्र आएगा। तो ये कंठोष्ठ बन गया है और कंठोष्ठ उच्चारण होता है किसका, औ का। कैसे पता लग रहा है, किस किस से बना है इससे पता लग रहा है। तब वो जो दीर्घ स्वर आपने पढ़े थे वो यहाँ बहुत काम के हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, और अ के साथ क्या मिलाएं, ओ मिलाना है अब, और अ के साथ ओ मिलाने से औ बनेगा। तो अ का उच्चारण तो कंठ से होता ही है ये, और ओ का उच्चारण किससे होता है, ये कंठोष्ठ होता है। तो फिर से ये ओष्ठ से हो जाएगा, कंठोष्ठ। ऐसे इसे भी ऐसे लिखेंगे। तो अब हुआ ए ऐ का उच्चारण कंठ तालु है और ओ औ का उच्चारण कंठोष्ठ है। ऐसे आप एग्जाम हॉल में निकाल लेंगे। उच्चारण के आधार पर ये हुए हमारे स्वर, कंठ से अ आ, तालु से ई ई, और फिर उसके बाद पांचवा नंबर आया किसका, ओष्ठ से। ये ऊ और ऊ का उच्चारण किया जाता है। बाकी ए ऐ ओ औ को हमने जोड़ करके निकाल लिया। ये तो रहा यहां तक। देखें फिर उससे आगे, फिर हमने कहा सांस की मात्रा के आधार पर, बचपन से तो अक्सर हमें यही पढ़ाया जाता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और इसका भी एक उदाहरण हमें करा दिया जाता है, ओम। और हम इसी को याद करके चलते हैं कि ओम एक प्लुत स्वर है। और फिर हमें लगता है ये कहाँ लिखा रहता है। अच्छा, ये जो ऐसे लिखा रहता है, ये ओम की जो आकृति है यही उच्चारण है असल में। लेकिन कई बार हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के बाद भी हम लोगों को लगता है कि केवल ये ओम ही एकमात्र ऐसा वर्ण है जो प्लुत होता है। क्यों, ये हमें क्यों लगता है, क्योंकि हमें जब इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं होती है तो हम ऐसा समझते हैं, ऐसा होता नहीं है। ये कैसे समझ में आएगा, जब हम ह्रस्व को और दीर्घ को ठीक से समझ लेंगे तो हम स्वतः ही से समझ जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ जितना भी हम किसी वर्ण के उच्चारण में न्यूनतम समय देते हैं उसे एक मात्रा कहा जाता है, श्वास की एक मात्रा, ठीक है। तो यहां देखें ये ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है, यहाँ ये लिख दे रहा हूं आपको, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा मतलब श्वास की एक न्यूनतम मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है। तो जहां जहां
श्वास की एक मात्रा खर्च होती है, ऐसा उन्हें तो हम कहते हैं एक मात्रा वाले या फिर ह्रस्व कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व का मतलब ही है छोटा। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसे छोटा या क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। यानी सबसे कम सांस जिनमें खर्च होती है वो होते हैं लघु। बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो आपके लिए सबसे सरल है, ये आप भी जानते हैं और हम भी ऐसा मानते हैं। तो अ ई उ री ये ह्रस्व स्वर वहां भी पढ़े थे हमने, मूल स्वर में यही पढ़े थे। तो मूल स्वर ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें हम छोटा लघु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में सबसे कम श्वास वायु खर्च होती है। जब ये दो अ मिल जाते हैं तो आ बनाते हैं, दो ई मिलते हैं तो बड़ी ई बनाते हैं, दो ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ बनाते हैं, और अ के साथ ई मिलता है तो ए बनाते हैं, फिर अ के साथ ए मिलता है तो ऐ बनाते हैं, और ओ के साथ अ के साथ ऊ मिलता है तो ओ, और फिर अ के साथ ओ मिलता है तो औ बनता है। कुल मिलाकर के इनमें मात्राएं कितनी, श्वास की मात्रा एक से ज्यादा लग रही है। तो हम कहेंगे इसके लिए क्या, जिन वर्णों के उच्चारण में, ये आपको सब आती हैं चीजें, पर फिर भी रिवीजन के लिए आप देख रहे हैं, कम से कम इसे तो रिवीजन के लिए ही देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों की किताबों में जो दूसरी क्लास से शुरू होती हैं स्कूल की किताबों में, उसमें स्वरों के प्रकार इसी आधार पर दिए होते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, यही इंपॉर्टेंट है, दो मात्रा का समय लगता है या श्वास लगती है, ऐसे कहेंगे। ये दो मात्रा ही इंपॉर्टेंट है। यहां क्या था, एक मात्रा, यहां है दो मात्रा। कभी जब दो मात्रा से ज्यादा समय लगे किसी चीज को, किसी वर्ण को बोलने में, उसी को कहते हैं हम प्लुत। प्लुत मतलब लंबा, बहुत बड़ा, लिपटा हुआ, ऐसे इसका मतलब ये हुआ जिसमें ये लिपटा हुआ हो उच्चारण। जैसे क्या, जैसे हम कहते हैं ओ, आ, वाह, बहुत सुंदर। तो आपने अक्सर नाटकों में देखा होगा, ऐसा ऐसा लिखा रहता है, अरे ऐसे। तो ये जो एस एस की आकृति बनती चली जाती है, जैसे कोई अफसोस जाहिर करते हुए कहता है ओ। तो ये जो आकृति है, ये बता रहा है कि ओ को आपको कितना खींचना है। यहां जो ये ओ है, ये देखिए, ये वाला ओ नहीं है, इसमें क्या है, इसमें केवल ओ बोल करके आपको छोड़ देना है और दो मात्राएं प्रयोग हो रही हैं। जबकि यहां वाला ओ क्या है, इसमें दो से ज्यादा मात्राएं प्रयोग हो रही हैं, मतलब ओ को और लंबा खींचना है। तो इसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि केवल ओम का ही आकार ऐसा नहीं है कि हम इसे प्लुत कहें। जहां भी हम नाटकों में, संवाद में, फिल्मों में किसी वर्ण को खींच करके लंबा कर दें आ ओ की ध्वनि में, या जैसे आप देखते हैं कि स्टेडियम में जो दर्शक खेल को देख रहे होते हैं, उत्साह से चिल्लाते हैं, तो एक वर्ण को बहुत लंबा खींचते हैं, तो वो सब किसके उदाहरण हैं, प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। तो आज से आप लोग कभी भी ये नहीं मानेंगे कि केवल ओम ही एक ऐसा शब्द है जो प्लुत स्वर में प्रयोग होता है। तो प्रायः हिंदी वर्णमाला में कोई भी प्लुत स्वर नहीं है, ये याद रखेंगे, कोई भी प्लुत वर्ण नहीं है वर्णमाला में। वर्णमाला में कोई भी प्लुत वर्ण नहीं है, ये याद रखेंगे। वर्णमाला में कोई भी प्लुत वर्ण नहीं है। प्लुत वर्ण नहीं है। बावजूद उसके हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि श्वास की मात्रा के आधार पर हम समझ रहे हैं। मात्रा कम खर्च होगी तो ह्रस्व कहेंगे, केवल चार ही हैं जिन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। दो मात्रा खर्च होगी तो उसे हम दीर्घ कहेंगे। इसमें ह्रस्व के अलावा बचे हुए सभी वर्ण आते हैं अयोगवाह को छोड़ करके, ठीक है। और बाकी अगर उन्हीं में हम मात्रा लगा दें कहीं पर भी, तो वो क्या है, वही प्लुत स्वर है। श्वास की मात्रा के आधार पर ये तीन तरह के। अच्छा, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व का मतलब होता है ये जो वोकल कॉर्ड होती है, जो स्वर यंत्र होता है, उसमें जब घर्षण पड़ता है
तो उसे कहते हैं घोष या सघोष, और जब इस पर घर्षण नहीं पड़ता तो उसे कहते हैं हम क्या, अघोष। ठीक है, सघोष और अघोष। तो क्या इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, जब स्वरयंत्र पर घर्षण पड़ता है, स्वरयंत्र पर घर्षण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। ठीक, और ये स्वरयंत्र मतलब यही है। ठीक है, और जब स्वरयंत्र पर घर्षण नहीं होता है, जब स्वरयंत्र में घर्षण नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, अघोष। घर्षण नहीं होता है, ये होते हैं अघोष। और इसके उदाहरण की बात करें तो स्वरों में कोई भी स्वर अघोष नहीं होता है, ये कोई भी नहीं, ये याद रखने की चीज है। और ये भी याद रखने की चीज है कि सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, ये याद रखने की बात है। ये आगे हम सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण के लिए एक बहुत अच्छी टेबल बनाएंगे, जिससे आपको स्वर और व्यंजन में कभी कोई कंफ्यूजन, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, वर्ष पर कोई भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। एक ही प्रश्न में अगर ये सारी कंडीशन भी लगा दी जाए तो भी आपको वो आएंगी। ऐसा तब हमने ये समझ लिया कि अ से औ तक जितने भी हैं वो सब इसी में शामिल हैं। ठीक, आगे देखें। अब आगे हमने पिछली बार ये प्रश्न पत्र किया था, ये सॉल्व कर लिया था। तो अब क्या है कि स्वरों के जितने भी प्रकार थे 8 आधारों पर हमने पढ़ लिया। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ और फिर अगले हिस्से की एक भूमिका आपके लिए बना दे रहा हूँ। घोषत्व के आधार पर अघोष यानी जिसमें स्वर यंत्र पर घर्षण नहीं होता, और जिसमें घर्षण होता है, तो सभी स्वरों के उच्चारण में घर्षण होता है, इसलिए हम इनको सघोष कहते हैं। अगर श्वास वायु की मात्रा के आधार पर देखें तो एक मात्रा के बराबर समय लगेगा तो ह्रस्व होगा, सभी मूल स्वर ह्रस्व होते हैं। और फिर दीर्घ की बात करें तो बचे हुए जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ होते हैं, और जिनमें 2 मात्रा से ज्यादा का समय लगे, चाहे 3 लगे चाहे 3 से ज्यादा लगे, उन सभी को हम प्लुत कहते हैं। और केवल ओम ही प्लुत स्वर नहीं होता है, इसके अलावा हमारी वर्णमाला में कोई भी प्लुत वर्ण नहीं है। आगे देखेंगे तो उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालु, ओष्ठ से हमने देखा 1, 2, 5 से, और अ और आ कंठ से, और ई तालु से, और बाकी उ और उ ओष्ठ से होते हैं। और इन्हीं से मिला के हमने कंठ तालु और कंठोष्ठ वर्ण बनाए हैं। ये उसके पहले हमने निरानुनासिक को मौखिक कहा, जिनमें भी अर्धचंद्राकार नहीं लगता वो सब मौखिक होते हैं, जिनमें लगता है वो अनुनासिक होते हैं। और अनुनासिक का चिन्ह आप पहले से जानते हैं, आंख, चांद, झांसी, कुआं जैसे उदाहरण इसके होते हैं। आगे देखेंगे तो मुखाकृति के आधार पर हमने संवृत्त, जिसमें क्लोज रहता है, और क्लोज किसमें रहता है, बड़ी ई और बड़ा ऊ में, याद रखना पड़ेगा। फिर इसी का छोटा करेंगे तो उसमें आधा क्लोज रहता है, और फिर इसमें अ, ए, ओ को करेंगे तो इसमें आधा खुला रहता है, और इन्हीं को बड़ा करेंगे तो इसमें पूरा खुला रहता है। ये अब देखें, अर्ध अवृत्तमुखी ओष्ठाकृति के आधार पर या तो होंठ गोल होंगे या नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो अवृत्तमुखी होगा, अ, आ, ई, ए, आई में नहीं बनता है, और जबकि ये उ, ये 3 के आकार जहां है वहीं पर वृत्त बनता है। ये मैंने आपको कहा अ, आ को छोड़ करके। ठीक है, अब इससे पहले हमने क्या कहा, जिह्वा के स्पर्श के आधार पर मध्य, पश्च और अग्र होते हैं। तब यहाँ कहा था आपको मध्य याद रखना है, अ होता है, और अ की आकृति जैसा जहां भी बनता है वो सब पश्च होते हैं। बाकी ई और आई ये बचते हैं, इन्हीं को हम अग्र कहते हैं। और बाकी पिछली बार हमने ये देख लिया था, जिनसे ये स्वर भी समझ लिए थे, दीर्घ संधि भी समझ ली थी, और गुण संधि और वृद्धि संधि भी समझ ली थी। इसी तरह से हम करते रहेंगे। आपको और कौन से टॉपिक जानने हैं हिंदी साहित्य एलटी के एग्जाम को लेकर के विशेषकर, ये बताइएगा। अन्यथा की दृष्टि में आप लोगों के एग्जाम में अधिकतम हमारी तरफ से जो सहायता हो सकती है वो हम ये करेंगे कि मॉक टेस्ट की एक सीरीज लाएंगे, एमसीक्यू सीरीज आपके साथ सॉल्व करेंगे, और
उसमें अगर आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहेंगे तो वो ऐप पर भी आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले हम बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ में, ठीक है। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लें। हम मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।